चलिए, इसके पहले भूगोल का जो एक टॉपिक था जिसमें हमने आपको पढ़ाया था महासागरीय धाराएं, उन महासागरीय धाराओं से जुड़े हुए जितने भी टॉपिक थे वो सारे हमने क्या करा दिए थे, कंप्लीट करा दिए थे। अब उसी में आगे एक और टॉपिक आता है आपका, दो टॉपिक इसमें पूछे जाते हैं। एक आपका मुख्य रूप से टॉपिक है, एक आपका जो मुख्य रूप से टॉपिक है जिसको हम कहते हैं महासागरीय जलधाराएं। वहाँ से तो एक नंबर हो गया कि कौन सी जलधारा गर्म है, कौन सी जलधारा ठंडी है, इस वाले टॉपिक को तो हमने कंप्लीट कर लिया है अच्छे से। इसके बाद जो अगला आपका टॉपिक है, इसमें ध्यान रखना, जो महासागरीय जलधाराएं हैं इनको आपको याद रखना है। इनमें से प्रश्न जरूर एक ना एक नंबर का आएगा। आपका सुपर टेट लीजिए, प्राइमरी लीजिए, जूनियर लीजिए, आपका यूपी टेट लीजिए, सभी में ये एक नंबर फिक्स रहता है। दूसरा नंबर पूछा जाता है, चाहे यूपी टेट हो चाहे आपका प्राइमरी सुपर टेट, जैसे 68,000 पुरानी भर्ती हुई उसमें एक घास का मैदान पूछा गया और एक जलधारा पूछी गई। फिर जो 69,000 जो भर्ती हुई उसमें फिर एक घास का मैदान और एक जलधारा पूछी गई। तो यूपी टेट का जो पेपर होता है उसमें हर साल एक आपका वो फिक्स है कि आपके पर्यावरण के जो यूपी टेट के पेपर में एक नंबर की जो आपका घास का मैदान और जलधारा हमेशा फिक्स रहती है। ठीक उसी प्रकार से अब आपको घास का जो मैदान हमें आपको और पढ़ाना है कि घास के कौन कौन से मैदान हैं जो आपके पाए जाते हैं और घास के मैदानों की क्या विशेषताएं होती हैं। तो विशेषताएं तो ज़्यादा नहीं पूछते हैं, तो आपको डिटेल में चलना भी नहीं है। जितनी विशेषताएं जिस टॉपिक की पूछेंगे हम उतनी विशेषताएं आपको बता देंगे। बाकी की जो विशेषताएं हैं, बाकी की जो पॉइंट हैं वो सारे के सारे पॉइंट जो हैं आपके रिलेटेड रहेंगे किससे, कि कौन सा घास का मैदान किस स्थान पर जो है वह स्थित है। तो ज़रा समझना सर, क्या है आपके सबसे पहले नंबर पर अब पढ़ना है अपन को घास के मैदान। इन घास के मैदानों के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं पहले कि किस प्रकार से घासों के मैदानों के नाम रखेंगे, क्योंकि दो रूपों में ही घास के मैदान आपके बटे हुए हैं कि सबसे ज़्यादा घास के मैदान कहाँ हैं। तो ये दो रूपों में ही आपके घास के मैदान बटे हैं। और किस प्रकार से घास के मैदान बटे हैं ज़रा उनको समझते हैं। देखना सर, सबसे पहले यदि हम कहें तो बात करते हैं किसकी, ये अर्थ की। ठीक है, अर्थ की बात करते हैं और अर्थ को हम क्या मानते हैं, गोल मानते हैं। अब इस अर्थ में यदि कोई कहे तो ये आप क्या मानते हो, इसको 0 डिग्री, यानी कि ये आपकी 0 डिग्री क्या हो जाती है, आपकी भूमध्य रेखा हो जाती है। 0 डिग्री क्या कहते हैं इसको, ये 0 डिग्री आपकी भूमध्य रेखा हो जाती है, कि इसको हम 0 डिग्री भूमध्य रेखा कहें, या इसको ही कह सकते हैं आप विषुवत रेखा। ठीक है, या इसको 0 डिग्री रेखा भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 0 डिग्री से ऊपर जाने पर आपका 0 से 10, 15, 20, 25 जब आप ऊपर जाते हो तो यहाँ पर देखा होगा कि 23.5 डिग्री, यहाँ आपको 23.5 डिग्री, और 23.5 डिग्री जब आप ऊपर उत्तर की तरफ जाओगे तो ये 23.5 डिग्री नॉर्थ, यहाँ पर एक रेखा आती है जिस रेखा को हम क्या कहते हैं, आपकी कर्क रेखा। समझना जरा, ये जो 23.5 डिग्री रेखा है, इस 23.5 डिग्री रेखा की यदि बात करें, ये इस प्रकार से 23.5 डिग्री रेखा है, और इसके ऊपर एक 66.5 डिग्री जो रेखा है ये इस प्रकार से रेखा होती हैं। ठीक इसी प्रकार से नीचे है आपकी एक रेखा, और ये इस प्रकार से रेखा है। ठीक उसी प्रकार से आपकी इस प्रकार से ये रेखा है, हो गई। अब जरा समझते चलना, ये 23.5 डिग्री है, ये ऊपर आपकी 66.5 डिग्री है, इसको उत्तरी रेखा कहते हैं। ये 23.5 डिग्री आपकी साउथ है, और ये आपकी 66.5 डिग्री, इसको हम क्या कहते हैं, साउथ कहते हैं। यही रेखाएं आपको पढ़ाई जाती हैं भूगोल में। जब स्टार्टिंग में टॉपिक पढ़ाया होगा तो हमने इन रेखाओं के बारे में चर्चा की होगी। इन रेखाओं के बारे में तो थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये आपका पृथ्वी है, ये आपका नॉर्थ पोल है, यानी कि जिसको हम क्या कहते हैं, नॉर्थ पोल, जिसको आपका क्या कहा जाता है, पूरा का पूरा ये उत्तरी ध्रुव है। ये क्या है, आपका उत्तरी ध्रुव है। इसके बाद यदि कहें तो ये आपका क्या कहलाता है, साउथ पोल, जिसको हम क्या कहते हैं, आपका दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, दक्षिणी ध्रुव। ये सब बातें आपको पता हैं। ये उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध है। 0 डिग्री विषुवत रेखा या 0 डिग्री भूमध्य रेखा से ऊपर आपका नॉर्थ पोल आता है, जिसको उत्तरी ध्रुव कहा जाता है। ये पूरा का पूरा उत्तरी गोलार्ध कहलाता है। यदि इस गोलार्ध की बात कहें तो ये गोलार्ध क्या कहलाएगा, उत्तरी ध्रुव। तो इसमें पड़ने वाला जो गोलार्ध रहेगा इसको हम क्या कहेंगे, उत्तरी गोलार्ध कहेंगे। जबकि इसके ये निचले पड़ने वाला जो विषुवत रेखा का निचले वाला पोर्शन है, जो आपका दक्षिणी ध्रुव के पास पड़ता है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसको दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। तो ये आपका दक्षिणी गोलार्ध हो गया। ऊपर का हिस्सा उत्तरी गोलार्ध है, नीचे का हिस्सा क्या है, आपका दक्षिणी गोलार्ध है। यहाँ पर यदि बात करें तो अब जरा समझना,
यहाँ पर समझते हैं कि ये जो आपका भाग है ये आपकी भूमध्य रेखा है, और भूमध्य रेखा है तो जो सूर्य होता है वो सूर्य किस प्रकार से, यहाँ आपकी भूमध्य रेखा है, ये आपकी ऊपर जाने पर 23.5 डिग्री जो ये रेखा कहलाती है, ये तो आपकी विषुवत रेखा, या इसको हम क्या बोलते हैं, इसी को विषुवत रेखा बोलते हैं, इसी को भूमध्य रेखा बोलते हैं, तो बताने की ज़रूरत नहीं है, ये आप लोगों को ऑलरेडी आता है। इसके ऊपर ये 23.5 डिग्री जो रेखा होती है ये कौन सी रेखा कहलाती है, ये कर्क रेखा कहलाती है। लेकिन चूंकि ये रेखा हम इसको बोलते हैं, पेपर में यदि व्रत पूछा जाए तो इसको हम कर्क व्रत भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये रेखा या व्रत वास्तविकता में पृथ्वी पर खींची नहीं गई है कि आपको कहीं ये दिखाई जाएंगी, ऐसा भूगोल वेत्ताओं के द्वारा अनुमान, एक कोरी कल्पना है कि ये रेखाएं क्या हैं, इस प्रकार से इस एंगल पर खिंची हुई हैं। तो एक प्रकार से चूंकि आपका अर्थ जो है वह एक स्फीयर के रूप में है, एक गोले के रूप में है, उसका जो आकार है वो जियोइड आकार है। बात समझ में आई? पृथ्व्याकार आकार है एक प्रकार से। तो वो जो जियोइड आकार है उस कारण से ये जो रेखाएं हैं वो एक वृत्त के रूप में इस प्रकार से ड्रॉ की गई, क्योंकि बॉल है, बॉल के चारों तरफ रेखा तो होंगी नहीं, तो एक व्रत के रूप में इस प्रकार से व्रत खींचा जाता है। तो कहीं कहीं ये उल्लेखित पेपर में एक बार पूछा गया है कि कर्क व्रत 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कौन सा व्रत कहते हैं, तो कर्क व्रत कहें या कर्क रेखा एक ही बात है। फिर इसके बाद आता है आपका 66.5 डिग्री, तो ये 66.5 डिग्री ऊपर, लेकिन ये 23.5 डिग्री नॉर्थ और इसी का 23.5 डिग्री जो साउथ है, इसको क्या बोलते हैं हम, मकर रेखा या मकर व्रत। तो या तो हम मकर रेखा बोल सकते हैं या इसको ही बोल सकते हैं क्या है, मकर व्रत। इसके बाद ये आपका पूरा 23.5 डिग्री है। अब 66.5 डिग्री की बात आए तो 66.5 डिग्री जो उत्तरी गोलार्ध में रहेगा व्रत, वो क्या रहेगा आपका आर्कटिक। क्यों? ये आपका ऊपर का हिस्सा क्या कहलाता है, आर्कटिक महाद्वीप, और नीचे का क्या कहलाता है, अंटार्कटिक महाद्वीप। अटलांटिक महासागर बीच में होता है, ये द्वीप की बात कर रहे हैं। तो 66.5 डिग्री उत्तरी क्या कहलाता है, आर्कटिक व्रत कहलाता है, या इसको ही हम क्या कहते हैं, आर्कटिक रेखा कहते हैं। तो ये भी आपको क्लियर रहेगा। इसके बाद ये जो 66.5 डिग्री है, इस 66.5 डिग्री को हम क्या कहते हैं, तो इस 66.5 डिग्री को आप क्या कहेंगे, अंटार्कटिक। ये हम शायद बातें आपको पहले बता चुके हैं, फिर भी एक बार रिकॉल आपको करा रहे हैं, क्योंकि ये पेपर में बहुत बार पूछी जाती हैं, तो आपको अच्छे से इनको समझना है, क्योंकि इन्हीं से आपके घास के मैदान को रिलेट होंगे। किस हिस्से में कौन सा घास का मैदान पड़ेगा वो इसी के हिसाब से अपन एज्यूम करेंगे। कैसे, सुनो, ये तो क्लियर रहा। ये आर्कटिक व्रत है, ये आपका कर्क रेखा है, इसको कर्क व्रत कहते हैं। ये आपकी मकर रेखा है। 23.5 डिग्री पेपर में, यूपी टेट के पेपर में इन 4 बिंदुओं से 1 नंबर का प्रश्न फिक्स है, चाहे वो यूपी टेट हो, चाहे प्राइमरी सुपर टेट हो, और आपका जो भी पेपर हो जी के लेवल का, जिसमें भी सामान्य अध्ययन के रूप में भूगोल पूछा जाए, तो उसमें ये मान के चलना 4 पॉइंटों में से 1 पॉइंट फिक्स रहेगा। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहा जाता, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहा जाता, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या कहा जाता, 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या कहा जाता। तो ये 4 में से कोई एक प्रश्न हर साल फिक्स रहता है, वो चाहे प्राइमरी की आप पेपर में बैठकर देख लो, चाहे यूपी टेट के पेपर में बैठकर देख लो, या किसी भी एग्जाम में जिसमें जीएस लेवल का कोई भी पोर्शन पूछा जाए, उसमें से इन 4 प्रश्नों में से एक प्रश्न ये फिक्स रहता है। ये पृथ्वी की जब पूरी की पूरी हम पृथ्वी के बारे में पढ़ते हैं तब इसके बारे में चर्चा करते हैं, लेकिन चूंकि हम ये पहले पढ़ा चुके, रिकॉल यहाँ करा रहे हैं केवल। इसके बाद यदि कहें तो ये वाला भूभाग दी गई है, इसमें देखना आप, यदि हम यहाँ पर इस वाले भाग को थोड़ी देर के लिए कह दें, देखना जरा, ये वाला जो भाग रहेगा भूमध्य रेखा के यहाँ, तो सूर्य कहाँ रहता है, सूर्य आपका सबसे पहले यदि हम कहें तो शुरुआत में आपका कहाँ रहता है, यहाँ पर मान लिया हमने सूर्य भगवान है, ठीक है। धीरे धीरे सूर्य कहाँ की ओर चलते हैं, ये ऊपर की ओर बढ़ते हैं, फिर आपके इस प्रकार से नीचे की ओर आते हैं, और फिर आपके इस पोजीशन पर वापस लौट आते हैं, और पुनः आपकी इसी पोजीशन पर वापस लौट आते हैं। इसी प्रकार से सूर्य क्या होते हैं, गतिमान करते हैं। यानी कि सूर्य की जो पोजीशन होती है, आप सूर्य की पोजीशन इस प्रकार से ले सकते हो कि जो सूर्य की पोजीशन होती है वो इस प्रकार से होती है, यानी कि पहले सूर्य यहाँ रहेंगे, फिर एक समय यहाँ रहेंगे, फिर यहाँ रहेंगे, फिर आपके यहाँ रहेंगे, और वापस यहाँ आ जाएंगे। ध्यान करो, आपको सूर्य की पोजीशन का मतलब है पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा नहीं करता। यहाँ तो समझाने के लिए केवल आपको लिखा है, जो सूर्य है वो चमक रहा है, तो पृथ्वी घूमेगी। तो जब पृथ्वी घूमेगी तो एक बार जब पृथ्वी आपकी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, जिसके कारण 23.5 डिग्री झुकी हुई जब यह पृथ्वी घूमती है, तो भाई एक बार सूर्य की सबसे ज़्यादा किरणें कहाँ पड़ती हैं, विषुवत रेखा पर। फिर जब आपका जो पृथ्वी है, जब पृथ्वी कहाँ जाएगी, थोड़ा नीचे की ओर जाएगी,
सूर्य तो फिक्स है भाई यहाँ पर जो आपका सूर्य भगवान है ये तो फिक्स हैं, ये सन हैं जो आपके, ये तो फिक्स हैं, ये अपना प्रकाश डाल रहे हैं। जब ये आपकी सीधी रहेगी सूर्य से, तो सूर्य से सीधी रहेगी तो सूर्य के प्रकाश की किरणें सीधी किस पर पड़ेंगी? विषुवत रेखा पर। लेकिन जब पृथ्वी थोड़ा नीचे आएगी, जब नीचे आएगी तो सूर्य की किरणें सबसे ज़्यादा कहाँ पड़ेंगी? कर्क रेखा पर। फिर पृथ्वी जब नीचे आई तो फिर ऊपर वापस जाएगी, ऊपर वापस जो लौटेगी तो फिर जाके आपके भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें पड़ेंगी, और फिर पृथ्वी आपके कहाँ की ओर चली जाएगी? थोड़ा ऊपर की ओर चली जाएगी, और ऊपर की ओर चली जाएगी तो सूर्य की किरणें कहाँ पड़ने लगेंगी? मकर रेखा पर। तो ध्यान करो, हमारा जो भारत है वो भारत, देखना भारत की स्थिति से क्लियर होगा, भारत आपका किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध, और उत्तरी गोलार्ध में भी उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। बात समझ में आई? मतलब इस पृथ्वी के इस प्रकार से हम खंड कर दें, इस प्रकार से इसको बांट दें और इस प्रकार से बांट दें तो आपका भारत लगभग यहाँ पड़ेगा, ऐसा भारत पड़ेगा, लगभग पड़ेगा, क्योंकि कर्क रेखा आपके कहाँ से गुजरती है? ये आपकी जो कर्क रेखा है ये यहाँ ये गुजरात के पास से गुजरती है। ऐसे कर्क रेखा गुजरात के पास से गुजरती है, 8 राज्यों में से होकर गुजरती है। मेरे मित्र के ऊपर से झंडा गुजरा, ये चारों राज्य इसी में शामिल होते हैं, बाद में हम आपको सब बता देंगे। तो ये जो आपका भारत है, देखना जरा, जब सबसे ज़्यादा जो भारत में गर्मी कब पड़ती है? यहाँ पर, जब सूर्य कहाँ होता है? अपनी प्रचंड ताप पर होता है। लेकिन धीरे धीरे भाई, पहले तो शुरुआत में नॉर्मल टेम्परेचर है, तो मान लिया हमने कि ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है जो आपका नॉर्मल टेम्परेचर 2 बार आता है। जैसे ही आपका शुरुआत रहा, जैसे ये यहाँ पर सूर्य की किरणें यहाँ पड़ रही हैं, पृथ्वी ऊपर की ओर चली गई, सूर्य की किरणें यहाँ पड़ रही हैं, सूर्य की किरणें यहाँ पड़ रही, तो सूर्य की यहाँ है, मतलब सूर्य यहाँ चमक रहा है सबसे ज़्यादा, तो सूर्य यहाँ से चमक रहा है, तो कर्क रेखा से सूर्य दूर होगा मकर रेखा पर, तो कर्क रेखा से जब मकर रेखा पर दूर होगा तो भारत के इस पोर्शन में से उत्तरी गोलार्ध में सर्दी अधिक पड़ेगी, क्योंकि यहाँ से आने वाली जो हवाएं हैं वो अधिक ठंडी रहेंगी, क्योंकि सूर्य की गर्मी कम पड़ रही है तो सर्दी बढ़ती है। ये कौन सा महीना होता है इस टाइम? नवंबर, दिसंबर, जनवरी, यानी नवंबर से लेकर जनवरी तक। लेकिन फिर जब पृथ्वी धीरे धीरे ऊपर आती है तो थोड़ा थोड़ा सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर पहुँचती हैं, और जब विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें पहुँचती हैं तो मौसम सामान्य होने लगता है। फरवरी और मार्च का महीना आपका चलता है, अप्रैल तक मान लो। अप्रैल के बाद जो पृथ्वी है वह अपना नीचे आना स्टार्ट करती है, तो सीधी सूर्य की किरणें कहाँ चमकती हैं? इस कर्क रेखा पर चमकती हैं, और कर्क रेखा पर चमकती हैं तो प्रचंड धूप पड़ती है। आपका मई और जून का महीना हो जाता है, अत्यधिक गर्मी पड़ती है तो बाष्पोत्सर्जन होता है। बाष्पोत्सर्जन होता है तब तक जो सूर्य है वो अपनी दिशा बदलने लगता है, जाके यहाँ पहुँच जाता, तब तक आपका क्या आ जाता है? बरसात का मौसम आ जाता है, क्योंकि अत्यधिक बाष्पोत्सर्जन होगा तो पानी भी अत्यधिक बरसेगा। बात पिक्चर क्लियर हो रही कि नहीं? हम क्या समझा रहे हैं? ये सूर्य की स्थिति है, और इसी के आधार पर जो गर्मी होगी, अब देखना केवल सूर्य की किरणें किस पोर्शन पर पड़ी? सूर्य आपका केवल इसी पोर्शन के इर्द गिर्द रहा, समझते चलना। सूर्य केवल कहाँ रहा? केवल इसी इर्द गिर्द पोर्शन पर रहा, ना तो सूर्य कर्क रेखा के ऊपर गया, ना सूर्य आपका कहाँ गया? मकर रेखा के यहाँ गया। सूर्य कितने भाग में सूर्य ने गति की? केवल इतने से पोर्शन में सूर्य के द्वारा क्या की गई? गति की गई। इतने पोर्शन में सूर्य के द्वारा क्या की गई? गति की गई। सूर्य के द्वारा गति मतलब सूर्य की किरणें बस यहाँ से यहाँ सूर्य ने क्या किया? मूवमेंट किया। तो यहाँ पर लगभग पूरे वर्ष भर क्या रहती है? कभी गर्मी कभी सर्दी का मौसम रहता है, ध्यान रखना। और सूर्य तो हमेशा चमकता ही रहता है। सर्दियों में भी ऐसा नहीं होता कि सूर्य निकले ही ना, कुछ समय के लिए निकल जाता है, कुछ समय के लिए छिप जाता है। तो ये जो भाग कहलाएगा, ये भाग याद रखना, ये भाग कौन सा कहलाएगा? यहाँ हमेशा गर्मी ही बनी रहेगी, और जब गर्मी रहेगी तो उष्ण को क्या कहा जाता है? गर्म। तो आपका यह जो प्रदेश कहलाएगा ये उष्ण कटिबंध के अंतर्गत आएगा। यह जो प्रदेश कहलाएगा यह उष्ण कटिबंध के अंतर्गत आएगा। अब कटिबंध क्यों? कटिबंध समझाते हैं। जैसे कि एक कोई गोला है, इस गोले में से इस प्रकार से बीच का भाग काट लिया जाए तो ये हिस्सा क्या कहलाता है? उस स्फेयर का यदि बीच से कोई पट्टी निकाल ली जाए तो वह भाग उसका कटिबंध कहलाता है। मतलब पूरे गोले में से हमने एक स्ट्रिप निकाल दी तो वो क्या कहलाएगा? कटिबंध। हमने ये कौन सा कटिबंध मान लिया? ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक कौन सा कटिबंध कहलाएगा? ये उष्ण कटिबंध के नाम से जाना जाता है। तो उष्ण कटिबंध कहाँ से कहाँ तक होता है? 23.5 डिग्री उत्तर से 23.5 डिग्री दक्षिण तक कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में फैला हुआ
भूभाग उष्ण कटिबंध के नाम से जाना जाता है। पूरी पृथ्वी में केवल 5 प्रकार के कटिबंध पाए जाते हैं। ये प्रश्न भी पेपर में कई बार आया है कि बताइए अर्थ में कितने प्रकार के कटिबंध हैं, तो 5 प्रकार के कटिबंध हैं। पहला कटिबंध क्या है? उष्ण कटिबंध, जहाँ पर अत्यधिक सूर्य का ताप रहता है, वर्ष भर पानी, बरसात, ठंडक, गर्म सब कुछ, हर मौसम की मार किस कटिबंध को झेलने को मिलती है? तो उष्ण कटिबंध को झेलने को मिलती है। गर्मी भी झेलेगा, सर्दी भी झेलेगा, बरसात भी झेलेगा, पूरे के पूरे मौसम, चारों के चारों सीजन किस में आते हैं? इसी उष्ण कटिबंध में देखने को मिलते हैं। क्योंकि बाकी के जो कटिबंध रहेंगे वहां पर, बाकी के जो कटिबंध रहेंगे उनमें कुछ गर्मी रहेगी, कुछ सर्दी रहेगी, और जो ऊपर के कटिबंध रहेंगे वो पूरे के पूरे शीत प्रदेश कहलाते हैं। तो यहां पर याद रखना सबसे अधिक गर्मी इन 1, 2, 3 और ये 4 और ये 5, देखो 5 दिखे कि नहीं? एक आपका कटिबंध कौन हो गया? एक कटिबंध ये हो गया। यहां पर पूरे वर्ष भर सूर्य का ताप रहता है, तो यह स्थान सबसे अधिक गर्म, जिस पोर्शन में हम रहते हैं सबसे अधिक गर्म। और ये भाग देखना, आप देखना यहाँ पर भारत के इस प्रकार से ये कर्क रेखा गुजरती है, और भारत के यहाँ कर्क रेखा गुजरती है, तो दक्षिण जो भाग है वो हमेशा क्या रहता है? अत्यधिक गर्मी में रहता है। तो दक्षिण भारतीय लोग अत्यधिक क्या होते हैं? आपने देखा होगा बड़े बड़े काले रंग के, उनमें रंग जो है अधिक सांवला होता है, चमड़ी जो थोड़ी मोटी पड़ जाती है। तो स्वाभाविक सी बात है, गर्म प्रदेश में रहने वाले लोगों के साथ ये स्वाभाविक बात है। लेकिन उत्तर भारत के लोग मिश्रित कलर के पाए जाएंगे, कहीं काले, कहीं सफ़ेद, कहीं ये मिश्रित कलर रहेगा। तो उत्तर भारतीय लोग, ये उत्तर भारत है ऊपर की ओर, ये दक्षिण भारत है। तो दक्षिण भारत क्यों? क्योंकि कर्क रेखा गुजरात से गुजरी है, तो वहीं से ही नीचे की ओर बढ़ गया है आपका कौन? दक्षिण भारत। अब इतना भाग हमने मान लिया कि ये क्या है? उष्ण कटिबंध है। बात समझ गए? उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध के बाद ऊपर आए, और ऊपर आए तो यहाँ पर उष्ण कटिबंध के ऊपर आए तो ये जो भाग कहलाता है, ध्यान रखना, ये तो उष्ण कटिबंध हो गया यहाँ से यहाँ तक का भाग, लेकिन इसके ऊपर वाला जो भाग होगा, ये पोर्शन, तो समझना, ये उष्ण कटिबंध हो गया। इसके ऊपर वाला जो ये भाग रहेगा, ये वाला भाग रहेगा, ये वाला भाग किसके नाम से जाना जाएगा? तो ये वाला भाग जो है, यहाँ पर कुछ गर्मी भी रहेगी, यहाँ से कुछ गर्मी भी जाएगी, ऊपर से ध्रुवों के पास से ठंडक भी आ रही है। तो शीतचा उष्ण, मतलब कि ठंडक भी और गर्मी भी, और ठंडक और गर्मी को यदि समास के अंतर्गत जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाता है? शीतोष्ण। तो ये जो प्रदेश या कटिबंध कहलाता है वो शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है। तो यदि इस प्रदेश की बात कहें कि ये शीतोष्ण कटिबंध किसके अंतर्गत आता है, तो याद रखना ये शीतोष्ण कटिबंध है। शीतोष्ण कटिबंध क्यों पड़ा इसका नाम? कटिबंध तो एक हिस्सा जो स्फीयर में से हमने काट लिया तो वो कटिबंध कहलाया, लेकिन शीतोष्ण क्यों? क्योंकि यहाँ पर गर्मी और सर्दी क्या पड़ती है? गर्मी और जो सर्दी है दोनों का मिश्रण रहता है, तो इसलिए इसको क्या है कि कभी गर्मी कभी सर्दी। उत्तर भारत में क्या है? उत्तर भारत में यही तो देखने को मिलती है, गर्मी और सर्दी। अपन लोग उत्तर भारत में निवास करते हैं। उत्तर प्रदेश यानी कि जो कर्क रेखा से ऊपर वाले जितने राज्य हैं, आपका बिहार हुआ, थोड़ा पश्चिम बंगाल हुआ, आपका उत्तर प्रदेश हुआ, आपका उत्तराखंड हुआ, ये आपके जितने के जितने NCR दिल्ली हुआ, आपका हरियाणा हुआ, ये पंजाब हुए, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? यहाँ पर सर्दी और गर्मी दोनों के दोनों टाइम देखने को मिलते हैं। लेकिन दक्षिण भारत में सर्दी इतना तेज नहीं पड़ती, क्योंकि वहाँ पर क्या है? धूप अधिक समय तक रहती है, अधिक गर्मी पड़ती है। तो शीतोष्ण कटिबंध का मतलब समझ गए, यहाँ पर गर्मी भी रहेगी और ठंडक भी। शीत का मतलब है ठंडक, उष्ण का मतलब है गर्मी। शीतोष्ण, शीत और उष्ण मतलब कि ठंडक और गर्मी, शीत और उष्ण। और वैसे भी आप जानते हो कि शीतोष्ण में कौन सा समास होता है? तो द्वंद्व समास होता है, क्योंकि शीत और, जब और शब्द का लोप हो जाए तो वहाँ पर द्वंद्व समास आता है। वेरी गुड। इसके बाद यदि हम कहें तो नीचे चलिए, और नीचे जो है आपका ये भी पूछ लिया जाए, 23.5 डिग्री उत्तर से 66.5 डिग्री उत्तरी कटिबंध क्या कहलाता है? तब भी शीतोष्ण कटिबंध। लेकिन अब जरा देखना, 23.5 डिग्री हम नीचे से यहाँ आए तो यहाँ पर भी तो नीचे से ध्रुवों से ठंडक जा रही, ऊपर इस वाले भाग से गर्मी आ रही, तो ये भी तो क्या कहलाया? ये भी तो आपका शीतोष्ण कहलाया। ये क्या कहलाया? ये भी तो आपका शीतोष्ण कटिबंध कहलाया। अब हम कैसे कहें कि कौन सा कटिबंध क्या कहलाता है? ये उत्तरी ध्रुव में पड़ रहा है, उत्तरी गोलार्ध में, हम इसको उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध कहेंगे। ये दक्षिणी में पड़ रहा है तो हम इसको दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध कहेंगे। बात क्लियर हुई कि नहीं, कि किसको कौन सा कटिबंध कहेंगे? यदि ये उत्तर गोलार्ध में पड़ रहा है तो इसको उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध कहेंगे, ये दक्षिण में पड़ रहा है तो इसको दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध कहेंगे। ये भी पिक्चर क्लियर है। फिर आगे पढ़ते हैं। अब बात आती है
है कि ये तो क्लियर है, यहाँ से यहाँ के बीच पूछा जाए, यहाँ से यहाँ के बीच पूछा जाए, सब क्लियर है। ये बीच में पूछा जाए उष्ण कटिबंध, ये भी क्लियर है। लास्ट का ये बच गया, ध्रुवों के पास यदि कहें तो यहाँ पर गर्मी अत्यधिक पड़ती है, यदि कहें तो इसका सीधा नाम लिख दिया जाता है, ये शीत कटिबंध है। ये कौन सा कटिबंध है? शीत कटिबंध। क्यों? क्योंकि शीत कटिबंध में क्या पड़ रही है? गर्मी अत्यधिक, सर्दी अत्यधिक पड़ रही है। ये भी आपका क्या है? ये भी आपका शीत कटिबंध है, क्योंकि यहाँ पर दक्षिणी ध्रुव से क्या पड़ रही है? ठंडक अत्यधिक ज़्यादा पड़ रही है। लेकिन इसको क्या कहेंगे? ये उत्तर में पड़ रहा है तो इसको उत्तरी शीत कटिबंध कहेंगे, ये दक्षिण में पड़ रहा है तो इसको दक्षिणी शीत कटिबंध कहेंगे। बात क्लियर हुई कि नहीं? इतने तो बात समझ में आ गई, कटिबंध का मान क्लियर हुआ। ध्यान रखना यूपी टेट में तो ये 2 प्रश्न हमने कह दिए कि एक प्रश्न इनकी रेखाओं से, दूसरा कटिबंध से। यहाँ पर जो उष्ण कटिबंध है, ये जो आपका उष्ण कटिबंध है, बाद में हम आपको बताएंगे। सर्वाधिक जैव विविधता किस स्थान पर पाई जाती है? तो सर्वाधिक जैव विविधता उष्ण कटिबंध वाले भाग पर पाई जाती है। क्यों? उष्ण कटिबंध वाले भाग में भी कहें तो 0 डिग्री से ऊपर 15 से 20 डिग्री तक जाने पर, और 0 डिग्री से नीचे दक्षिणी दिशा में 15 से 20 डिग्री जाने पर बेहतर आपका जो जैव विविधता के परिणाम देखने को मिलते हैं। क्यों? जैव विविधता क्या? जैव विविधता का मतलब है विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, भिन्न भिन्न प्रकार की वनस्पतियों का निवास स्थान। अब ये भिन्न भिन्न प्रकार की वनस्पतियों का निवास स्थान क्यों होगा? उसका निवास स्थान इसलिए होगा, यहाँ पर गर्मी भी पड़ रही है, सर्दी भी पड़ रही है, बरसात भी हो रही है, तो जीव जंतुओं को क्या चाहिए? धूप भी चाहिए, अत्यधिक ठंडक भी नहीं चाहिए, उनको थोड़ा प्रकाश भी मिलता रहे, पानी भी मिलता रहे, ठंडक भी मिलती रहे, तभी तो जाके फसलें होंगी, भिन्न भिन्न प्रकार के आपकी फसलें होंगी, भिन्न भिन्न प्रकार की आपकी भिन्न भिन्न प्रकार के आपके पौधे उत्पन्न होंगे, भिन्न भिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाएंगे। तो वो सब चीज़ें कहाँ मिलती हैं? उनको अनुकूल वातावरण उष्ण कटिबंध में मिलता है। तो जैव विविधता सर्वाधिक किस कटिबंध में होती है? तो याद रखना उष्ण कटिबंध के अंतर्गत ही जैव विविधता सर्वाधिक देखने को मिलती है। कि जैव विविधता सर्वाधिक कहाँ देखने को मिलती है? तो जैव विविधता आपको सर्वाधिक देखने को मिलती है उष्ण कटिबंध के अंदर। ये बात क्लियर हुई, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ। अब जरा आगे समझते हैं, यहाँ तक तो क्लियर हुई, सारे पॉइंट हमने इसमें क्लियर कर दिए, अधिकतर मैक्सिमम पॉइंट जितने हो सकते थे। अब जरा समझना इसी में थोड़ा सा हमें समझना है, और इसी में क्या समझना है वो देख लेते हैं। देखिए सर, इसी में थोड़ा सा समझ लेते हैं। आप थोड़ा सा ये यहाँ थोड़ा सा समझ लेते हैं, ये हिस्सा थोड़ा हटा दें, इतना तो याद रहेगा आपको। ठीक है, इधर ठीक है सर, सुनिए। चलिए सर, देखना यहाँ पर जो घास के मैदान हैं, अब ये घास के मैदान इसी कटिबंध के आधार पर बांटे गए हैं। इसी कटिबंध के आधार पर एक वह क्षेत्र है जो आपका उष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है। तो कुछ घास के मैदान उष्ण कटिबंध के अंतर्गत पाए जाएंगे और बाकी के जो मैदान रहेंगे वो शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश में पाए जाएंगे। तो बस केवल इन घास के मैदानों को 2 कैटेगरियों में बांट के पढ़ना है, उष्ण कटिबंध घास के मैदान और शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। समझना जरा क्या कहा हमने, यहाँ पर 2 भागों में बांट के पढ़ेंगे। तो घास के मैदान 2 भागों में हम बांट के पढ़ते हैं। एक यहाँ पर रहा आपका पहला पॉइंट, जिसको हम क्या कहते हैं? पहले पॉइंट को हम कहते हैं उष्ण कटिबंध। तो याद रखना उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। तो यहाँ पर पहला पॉइंट आता है उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। क्या आता है? उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान। दूसरा पॉइंट आता है इसी में कि दूसरी कैटेगरी क्या पढ़नी है, तो दूसरी यहाँ लिख लेते हैं। और दूसरी कैटेगरी आती है शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। क्यों? जो शीतोष्ण में, चाहे उत्तरी में हो चाहे दक्षिणी में हो, जो शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश में पड़ेंगे उनको हम किस कैटेगरी के अंतर्गत रखेंगे? शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। तो दूसरे नंबर पर आता है शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। अब कोई कहे तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कौन कौन से पढ़ने और शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कौन कौन से पढ़ने। इनको हम बाई ग्राफ भी आपको समझाएंगे कि कहाँ पर कौन सा आपका क्षेत्र है जो पड़ता है, उसके कुछ एग्जाम्पल भी आपको बताएंगे। फिर साथ साथ
इसकी ट्रिक तरीका भी बता देंगे कि कैसे आपको याद रखना है। तो पहले समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम आपको बाई ग्राफ भी समझा देंगे और हर पॉइंट भी आपको क्लियर कर देंगे। तो सुनना जरा, सबसे पहले नंबर पर क्या आता है वो देख लेते हैं। उष्ण कटिबंध के अंतर्गत आपको केवल 3 घास के मैदान याद रखने हैं और शीतोष्ण कटिबंध के अंतर्गत आपको केवल 5 ही मान लो, एक और है 6, 5 ही केवल घास के मैदान क्या करने हैं, याद रखने हैं। उसमें से भी हम कहें तो मोस्ट इंपोर्टेंट केवल 5 हैं टोटल मिला के जिनको आपको याद रखनी है। इन 5 में का नाम आप रट लेना, भूलना नहीं, हम आपको ट्रिक से याद करा देंगे। हम बिल्कुल गारंटी रही कि हम कभी नहीं भूलते उन ट्रिकों को, तो आप भी नहीं भूलोगे। पेपर में बैठोगे अपने आप याद आ जाएंगी कि कौन सी ट्रिक किस उस पर लग रही है। ये पेपर में मान के चलो कि एक नंबर ही जोड़ना पड़ता है। सर यूपी टेट हो चाहे सुपर टेट हो, ये सब्जेक्ट लेंदी होते हैं और उनमें से चुन के चीज़ें पूछी जाती हैं। तो घास के मैदान से 1 नंबर फिक्स है, इसको फिक्स रखना। सबसे पहला कटिबंध कौन आता है, पहला उष्ण कटिबंध के अंतर्गत घास का मैदान, फिर दूसरा, फिर तीसरा। तो देखना जरा कौन कौन से इसमें पूछे जाते हैं। तो पहला आता है आपका सवाना। तो सवाना घास का मैदान, नाम सुना होगा सभी ने कि सवाना घास का जो मैदान है वह कहाँ पड़ता। तो सवाना घास का मैदान है ये अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। अभी आपको कुछ नहीं लिखना, अभी केवल आपको सुनना है। ये सवाना जो घास का मैदान है ये अफ्रीका महाद्वीप में, तो अफ्रीका महाद्वीप के आपके अफ्रीका महाद्वीप के कई देश हैं। अफ्रीका महाद्वीप के जो देश हैं उन देशों में कौन सा आपका घास का मैदान पड़ता है, तो सवाना घास का मैदान पड़ता है। दूसरे नंबर पर आता है आपका इसी में आता है लानोस, जिसको आपको लानोस आप बोल सकते हो या लैनोस बोल सकते हो। आप लानोस बोलो अच्छा रहेगा। तो दूसरा नाम आता है इसी में लानोस। जो लानोस सवाना घास का मैदान है ये भी किसके अंतर्गत पड़ता है, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान के अंतर्गत पड़ता है। यदि हम कहें ये कहाँ पड़ता, तो ये आपका वेनेजुला, ध्यान करो, वेनेजुला की जलधारा हमने आपको पढ़ाई थी, कुछ याद आ रहा होगा मैप में। तो वेनेजुला, तो ये आपका कहाँ पड़ता है, वेनेजुला में पड़ता है, यानी कि ये आपका वेनेजुला में पड़ता है। इसके बाद तीसरे नंबर पर हम कहें कि, और तीसरे नंबर पर क्या याद रखना है, तो तीसरे नंबर पर आपको याद रखना है कंपास। इसको कैंपोस कहें, कंपास कहें, कुछ भी कहें, कहीं कहीं इसको इस प्रकार से नाम मिलता है कैंपास, कहीं कहीं इसको कैंपोज कहते हैं। तो इसको कंपोज भी इस प्रकार से लिखा हो तो परेशान नहीं होना, या तो कैंपास लिखा मिलेगा या कंपोज लिखा मिलेगा, दोनों एक ही नाम है। यदि कोई कहे ये कहाँ मिलता है, ध्यान करो, ब्राज़ील की जलधारा हमने तुम्हें पढ़ाई थी, तो ब्राज़ील के भाग वाले एरिया पर क्या पड़ता है, ये कंपोस या कैंपास, ये घास का मैदान पड़ता है। इतने घास के मैदान आपको याद रखने हैं। एक सवाना हुआ, एक लानोस हुआ, एक कैंपास हुआ, एक कंपोज जिसको कंपोज ही कहते हैं। ये 3 ही घास के मैदान मोस्ट इंपोर्टेंट हैं जो आपके पढ़ते हैं। जरा एक अब हम अपनी तरफ से कुछ और ऐड कर लेते हैं, वो सुनिए जरा। यहाँ पर 1-2 पॉइंट हम अपनी तरफ से और लिख लेते हैं इसी में, इन्हीं घास के मैदानों में। एक डी पॉइंट और लिखते हैं सेलवास। कोई कहे ये सेलवास घास का मैदान कहाँ पाया जाता, तो अमेजन घाटी या अमेजन के जंगलों में, ध्यान रखना अमेजन घाटी। ये अमेजन घाटी क्या है, ये आपके अमेरिका के ही पास पड़ने वाली एक घाटी है अमेजन घाटी। वहाँ पर कौन सा घास का मैदान, सेलवास घास का मैदान पाया जाता है। तो ये वेनेजुला में जब ये पड़ता है तो इसी मैदान को लानोस कहते हैं, लेकिन यही मैदान जब अमेजन की घाटी में पड़ता है तो इसका नाम, वहाँ अमेजन घाटी में इसका नाम सेलवास के नाम से जाना जाता है। तो याद रखना, हम दिखें ना दिखें ये बोर्ड आपको दिखना चाहिए, हमारी आवाज़ आप तक आ रही होगी कि सेलवास। तो अमेजन घाटी में ये जो सेलवास रहेगा, इसी को वेनेजुला में क्या कहा जाता है, लानोस कहा जाता है। मेनली लानोस ज़्यादा पूछा जाता है और सेलवास भी पूछ लें तो छोड़ना नहीं है, ये भी आपको आना चाहिए। बात समझ में आई कि नहीं आई, पहले ये बताओ हमें, यहाँ तक बात क्लियर रही कि नहीं, कि ये 3 आपको 4 ये 3 घास के मैदान, अभी हम बाई ग्राफ इनको दिखाते हैं कि कहाँ हैं, पहले ये इतनी बात आपको समझ लो। इसके बाद यदि कहें तो दूसरे नंबर पर आता है शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश। थोड़ा सा समझना है ये क्या, ये जो उष्ण कटिबंधीय प्रदेश हैं ये आपके कितने डिग्री से कितनी डिग्री के मध्य पाए जाएंगे, तो सुनिए 0 डिग्री जो भूमध्य रेखा है या 0 डिग्री जो विषुवत रेखा है वहाँ अत्यधिक गर्मी पड़ती है। तो विषुवत रेखा के एकदम पीक पॉइंट पर जो 0 पर, तो 0 पर तो कोई घास का मैदान नहीं होगा, 0 से लेके 10 तक। उस जब थोड़ी सी गर्मी थोड़ी सी कम होना प्रारंभ होती है तब जाके, नहीं तो अत्यधिक धूप के कारण कोई घास का मैदान रहेगा ही नहीं। जब 0 डिग्री से थोड़ा ऊपर की ओर बढ़, जैसे देखा होगा आपको, हमने भूगोल पढ़ाई है, भूगोल में आपको भारत का
पूरा का पूरा भौगोलिक स्थिति पढ़ा के आए हैं। सबसे ज़्यादा घास के मैदान कहाँ हैं? गुलमर्ग हुआ, सोनमर्ग हुआ, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, आपका लेह लद्दाख, यहाँ पर घास के मैदान। लेह लद्दाख में तो घास के बड़े बड़े खेत हैं, उन घासों को किया जाता है और नीचे कश्मीर घाटी से या आपके हिमाचल प्रदेश से घास को ले जाके आपके लेह लद्दाख में बेचा जाता है, क्योंकि वहाँ पर पशुओं का मुख्य आहार क्या है? घास। तो घास क्यों? घास के ये बड़े बड़े यहाँ मैदान पाए जाते हैं। ये भारत के घास के मैदान आपको अलग से हम पढ़ाएंगे, ये विश्व के घास के मैदान आप पढ़ रहे हैं। तो जो भारत से आपको पिक्चर क्लियर होगी, क्योंकि विश्व के बारे में हमने आपको पढ़ाया नहीं है। तो जो आपकी विषुवत रेखा के ऊपर जा रहे हो, तो विषुवत रेखा के ऊपर क्या पड़ रही है? कर्क रेखा। तो कर्क रेखा जो आपकी कर्क रेखा रहेगी वो कहाँ रहती है? 23.5 डिग्री। उस 23.5 डिग्री के आसपास, यानी जिसको हम कहें कि आपका 10 से लेके 20 डिग्री के आसपास जितने के जितने घास के मैदान रहेंगे, इनको इस श्रेणी के अंतर्गत रखेंगे, उष्ण कटिबंध के अंतर्गत। क्यों हमने 23.5 कहा है? तो 23.5 यानी 0 से ना लेके हम 10 से करते हैं और टोटल 23 से ना पहुंच के 20, 10 से लेके 20 डिग्री नॉर्थ ऊपर और 10 से लेके 20 डिग्री साउथ, यहाँ पर जो भी आपके घास के मैदान पाए जाएंगे उनको हम उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान बोलेंगे। इसके बाद आता है आपका दूसरे नंबर पर, और दूसरे नंबर पर पूछा जाता है शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कहाँ हैं? तो जहाँ पर ये खत्म होते हैं उसके बाद शीतोष्ण वाले भाग में जो भी घास के मैदान पाए जाएंगे उनको हम क्या कहेंगे? उत्तरी शीतोष्ण कटिबंधीय, और इसको हम क्या कहेंगे? दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंधीय। उत्तरी शीतोष्ण कटिबंधीय की बात कहें तो उत्तरी शीतोष्ण कटिबंधीय किस प्रकार का होगा? तो देखते चलना, यहाँ पर लिख लेते हैं 23.5 डिग्री से लेकर यदि आप 66.5 डिग्री तक चले जाओ, चाहे नॉर्थ चले जाओ चाहे साउथ चले जाओ, जहाँ पर आपको जो भी मैदान मिले वो मैदान किसके अंतर्गत आएगा? वो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान के अंतर्गत आएगा। बात समझ में आ रही होगी कि किस प्रकार से शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान के अंतर्गत आएगा। तो 23.5 डिग्री से लेकर 66.5 डिग्री के मध्य में ऊपर 23 से 66.5 नॉर्थ और 23.5 से 66.5 आपका कहाँ? साउथ। यहाँ दोनों एरिया में जो मैदान पड़ेंगे उनको क्या कहेंगे? शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कहेंगे। इनके नाम और लिख लेते हैं, यहाँ जगह कम है तो हम इसको अब मिटा देते हैं, इसकी हमें कोई ज़रूरत है नहीं सर, आपको बात हमने समझा दी है। तो इस पृथ्वी की अब ज़रूरत हमें अभी पड़ नहीं रही, तो इसको यहाँ से ख़त्म करते हैं और आगे चलते हैं सर। बस 1 मिनट सर। चलिए, यहाँ पर कौन कौन से मैदान हैं लिख लेना जरा। शीतोष्ण कटिबंधीय या शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कौन कौन से मैदान हैं जरा पढ़ना। पहला मैदान, दूसरा ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये सबसे ज़्यादा पेपर में पूछे जाते हैं शीतोष्ण, ये बहुत कम पूछे जाते हैं, सबसे ज़्यादा शीतोष्ण आते हैं। शीतोष्ण में आए पहला पेरिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है पेरिस। पेरिस कहाँ है? ये यूएसए में है, ठीक है ना, आपको अभी याद नहीं होगा, हम याद करा देंगे। दूसरा है स्टेपीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेपीज। यदि कोई कहे तीसरा तो स्टेपीज यदि कोई कहाँ है तो आपका रूस हुआ, यूक्रेन हुआ, हंगरी हुआ, ये 3 देशों में फैला हुआ है, रूस, यूक्रेन, हंगरी। सोवियत रूस में फैला हुआ था, लेकिन चूंकि रूस बट गया है कई भागों में, सोवियत संघ, तो आपका वह रूस हो गया, यूक्रेन हो गया, हंगरी हो गया। इसके बाद स्टेपीज के बाद आता है आपका डाउन्स, और डाउन्स यदि कोई कहे तो डाउन्स आपका है ऑस्ट्रेलिया। डाउन्स आपका कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद यदि कहें तो डी पोर्शन, यानी कि डी पर देखिए जरा, डी में आपका है कैंटबरी, और कैंटबरी कहाँ है? न्यूजीलैंड। यदि यहाँ पर ई यहाँ लिख लेते हैं सर, ई है आपका पंपास, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये पंपास, और पंपास कहाँ है? अर्जेंटीना, याद रखना। आप निश्चिंत रहें, अभी हम इनकी ऐसी ट्रिक आपको बताते हैं कि आप कभी भूलोगे नहीं। और आखिरी है इसमें बेल्ट, और बेल्ट कहाँ पड़ता है? तो साउथ अफ्रीका, ध्यान रखना, बेल्ट कहाँ पड़ता है? तो साउथ अफ्रीका। बस इतने से आपको नाम याद रखने हैं तो और भी अभी हम आपको और भी पढ़ाएंगे जब मैप पे जाएंगे। एक मंचूरियन है,
एक टुंड्रा है, एक पुस्टाज है, बहुत से हैं तो उनको बाद में देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट याद रखना, एक आपका पेरिस पूछा जाता है, पेपर में कई बार आया, एक स्टेपिज पेपर में कई बार आया है, इसके बाद ये पंपास पेपर में कई बार आया है, डाउन्स थोड़ा बहुत पूछ लिया जाता है पेपर में, यहाँ सवाना बहुत बार पूछा गया है। तो ये 4 ही हमारे तरफ से इंपॉर्टेंट रहे। ये लानोस भी इंपॉर्टेंट है वेनेजुला में, ये भी सब सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, ये बचे ही कहाँ हैं, वो मुश्किल से है तो 1 2 और आपका 3 4 5 और 6 7 8 9 ही तो घास के मैदान है, 9 के 9 आपको याद रख लेना तो कोई दिक्कत नहीं। मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना पेरिस, स्टेपीज, ये दोनों पूछे जाते हैं। इसके बाद ये चौथा पंपास पेपर में आया है, इसके बाद यहाँ से सवाना और ये लानोस कम पूछा जाता है, या तो ये कंपास और ये 2 यहाँ से और 2 यहाँ, 2 3 यहाँ से, मतलब हमारी तरफ से 5 इंपोर्टेंट, लेकिन आप सारे याद रखना, ठीक है ना, ऐसा नहीं करना कि टाइम 35, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा समझ लेते हैं, देखना अब थोड़ा सा समझना क्या है वो देख लेते हैं, और आप कहो तो हम इनको आपको बाई मैप भी हम चाहते हैं आपको कि इन्हें समझा दें, तो आपको बेहतर रहेगा, तब जाके चीज़ें बेहतर समझ में आती हैं। चलिए सुनिए, चलिए सर, अब इसका चित्र तो बड़ा समस्या है सर। इसका चित्र के माध्यम से आपको समझाना है। आप चूँकि चित्र बनाना तो बड़ा कठिन काम है, तो देखते हैं। अभी पहले हम तुम्हें सीरीज़ के तरीका बता देते हैं कि इसको कैसे याद रखना है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन कौन से केवल पेपर में पूछे जाते हैं उनको आपको याद हम करा देंगे। उसके बाद चलते हैं तो फिर हम आपको उसके डिटेल में बाद में ले चलेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हम डायग्राम उसका ड्रॉ कर लेंगे तब आपको समझा पाएंगे बोर्ड पे। तो अभी डायग्राम को थोड़ा पोस्ट करते हैं, पहले हम इसकी जो तरीका है याद करने की वो बता देते हैं। आपका काम तो यहीं से चलता रहेगा। सुनिए, सबसे पहले नंबर पर आपका आता है डाउन्स। अपने तरीके से इसको याद करना है, समझना कैसे। डाउन्स कहें तो डाउन्स का मतलब क्या है, थोड़ा सा हम डाउन्स को लेते हैं तो डाउन्स के लिए कहाँ चलते हैं, इस डाउन्स शब्द को पढ़ते हैं तो डाउन्स का थोड़ा सा करें, क्या होता है, बाउंस। बाउंस, और बाउंस कहाँ देखने को मिलता है, जहाँ पर भारतीय टीम क्रिकेट खेलने को जाती है तो सर्वाधिक बाउंस कहाँ की पिचों में मिलता है, तो आपके ऑस्ट्रेलिया। तो याद रखना कि डाउन्स जब भी पूछें तो याद रखना बाउंस, और बाउंस कहाँ की पिच में मिलता है, ऑस्ट्रेलिया। तो डाउन्स घास का मैदान कहाँ पाया जाता, ऑस्ट्रेलिया। ये पहला तरीका याद रखना है। बात समझ में आ रही है, याद हो जाएगा, 1-2 बार आप पढ़ोगे अपने आप क्लिक करने लगेगा कि डाउन्स, बाउंस, ऑस्ट्रेलिया। यानी डाउन्स, डाउन्स का मतलब बाउंस, बाउंस कहाँ की पिचों में सर्वाधिक मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया। तो डाउन्स कहाँ से कनेक्ट रहेगा, ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद दूसरा हो पंपास। पंपास का मतलब हम निकाल देते हैं क्या, जब टीना नाम की लड़की को हार्ट अटैक हुआ तो अर्जेंट हुआ उसको क्या, पंप करना। तो ध्यान रखना पंपास कहाँ पाया जाएगा, अर्जेंटीना। बात समझ गए। टीना नाम की कोई एक लड़की थी, उसको अटैक पड़ा तो अर्जेंट में उसके हार्ट को क्या करना पड़ा, पंप करना पड़ा। और पंपास कहाँ रहेगा आपका, अर्जेंटीना। तो याद रहेगा कि टीना को क्या करना पड़ा, पंप, अर्जेंट में। क्यों, क्योंकि उसको अटैक पड़ा था। तो पंपास कहाँ रहा आपका, अर्जेंटीना। फिर सुनिए तीसरा, यदि हम कहें स्टेपी,
तो ये स्टेपी शायद हमने वहाँ नहीं पढ़ाया, स्टेपी का नाम शायद लिखाना भूल गए, कोई बात नहीं, यहाँ लिख लेते हैं स्टेपी। स्टेपी का मतलब क्या समझना, स्टेपी से एक शब्द निकल के आ रहा है टेप, टेपी मतलब, टेपी का मतलब क्या है, टेप से क्या करते हो, जोड़ने का काम। तो जोड़ने का काम किसको किया जाएगा, जो अलग अलग होंगे, अलग अलग कौन है, एक आपका है यूरोप प्लस उसी के साथ एशिया, और इसको ही जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा, यूरेशिया। क्या बन जाएगा, यूरेशिया। तो यूरेशिया में कौन सा घास का मैदान पाया जाता है, स्टेपी। यूरेशिया में कौन सा घास का मैदान पाया जाता है, आपका स्टेपी। तो याद रखना, यूरेशिया में जो घास का मैदान पाया जाएगा वो क्या रहेगा, स्टेपी। अभी आते हैं हम एशिया और यूरोप का जब डिजाइन बनाएंगे तो स्टेपी हमने शायद आपको ना बताया हो, और स्टेपी यदि हमने आपको ना बताया हो तो याद रखना ये आपका जो रहेगा वो किसके अंतर्गत रहेगा, यूरेशिया। क्या यूरेशिया आपको अधिक ऑप्शन में मिलता है, रूस ऑप्शन में नहीं मिलता, क्योंकि वो तीन देशों में बटा हुआ है, रूस, यूक्रेन और आपका हंगरी। तो पूरा टोटल ओवरऑल अभी हम जब उसके डिज़ाइन पे जा रहे हैं, उसके इमेज पे आएंगे तब आपको और क्लियर कर देंगे कि इसको क्यों यूरेशिया के अंतर्गत पढ़ा जाता। ऑप्शन में यदि रूस ना हो तो आप किसको टिक करना, यूरेशिया। पूरा भाग कवर कर लिया उसने, यूरेशिया के अंतर्गत तीनों के तीनों आपके देश आ गए, क्योंकि कुछ पोर्शन उसका आपका रूस में है, कुछ पोर्शन आपका हंगरी में है, कुछ पोर्शन आपका यूक्रेन में है, और यूरेशिया के अंतर्गत यूरोप प्लस एशिया की तीनों कंट्रियों को उसने यूरेशिया में क्या कर लिया, शामिल। क्योंकि कुछ यूरोप की कंट्री है, यूक्रेन और बाकी जो है वो आपकी जो एशिया की कंट्री है। इसके बाद अब आता है आपका नेक्स्ट आता है बेल्ट। तो बेल्ट को सुनना जरा, बेल्ट की यदि बात की जाए तो बेल्ट क्या है, बेल्ट की जब बात आती है तो बेल्ट आपका, बेल्ट का नाम जरा समझते हैं। तो जो बेल्ट है, इस बेल्ट को थोड़ा सा बेल्ट पहले लिख गए, पहले लिखते हैं हम चौथे नंबर पर कंपास। क्या लिखते हैं, कैंपास। ध्यान करो, जो कैंपास हमने आपको पढ़ाया था, कैंपास कह रहे थे, कंपोज कह रहे थे, यही कह रहे थे ना। तो कैंपास की यदि बात की जाए तो कैंपास, अब जरा समझना, इसके लिए याद रखना जो आपका कैंप मतलब कहाँ से, तो कैंप से शब्द निकालते हैं कैंप। और फुटबॉल का बेस्ट कैंप कहाँ है, तो फुटबॉल का आपका बेस्ट कैंप कहाँ है, सबसे अच्छी फुटबॉल की टीम कौन है, ब्राजील। तो सबसे अच्छा कैंप क्या रहेगा, तो कैंप का मतलब कैंपास से कैंप, और सबसे अच्छा फुटबॉल का कैंप कहाँ है, ब्राजील। यानी कि सबसे अच्छा जो खिलाड़ी हैं ब्राजील के, वो फुटबॉल के खिलाड़ी कहाँ हैं, उस देश के हैं, ब्राजील। तो ब्राजील आपका क्या रहेगा, कैंपास ही हमने लिखाया था। इसके बाद फिर देखते हैं जरा ऊपर, आप अपने तरीके से याद कर सकते, लिए हमने तुम्हें अपना तरीका बताया है, आपको जिस तरीके से उचित लगे उस तरीके से इनको क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट देखना सर, इसके बाद अगला आता है आपका इसी में बेल्ट। बेल्ट की बात की जाए तो बेल्ट को कहाँ से जोड़ना है, बेल्ट का मतलब है बोल्ड, और बोल्ड कहाँ की पिच पर देखने को मिलता है, तो साउथ अफ्रीका। याद रखना, ये क्रिकेट की शब्दावली से हमने जोड़ रखा है। हमें बाउंस मिल गया, देखो ऑस्ट्रेलिया में जाते हो तो बहुत बाउंस मिलता है, लेकिन यदि हम कहें तो आपने देखा होगा कि दक्षिण अफ्रीका की पिचों पर जब खेलने को जाते हैं खिलाड़ी तो अत्यधिक क्लीन बोल्ड होते हैं। तो बेल्ट का मतलब क्या है, बोल्ड, और बोल्ड सबसे ज़्यादा कहाँ होते हैं, दक्षिण अफ्रीका। तो याद रखना कि बेल्ट आपका घास का मैदान कहाँ है, साउथ अफ्रीका। इसके बाद आते हैं पेरी की बात आ जाए तो पेरी का मतलब क्या है, समझना जरा, पे करना। पेरी से हमने शब्द निकाला पे करना, और पे सबसे ज़्यादा कहाँ के लोग करते हैं, जो अमीर होंगे वही सबसे ज़्यादा पे करेंगे, और अमीर सबसे ज़्यादा कहाँ के हैं, अमेरिका। तो पेरिस कहाँ है आपका, अमेरिका। ये बात समझ में आई कि नहीं, अमेरिका कहते हैं, वास्तव में वो यूएसए और कनाडा इन दोनों जगह पर क्या है आपका फैला हुआ है। तो ये बात समझ में आ रही होगी, वाइट ट्रिक आप इनको क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। इसके बाद दो घास के मैदान और बचे, उनको और देख लो। ये रहा लानोस। यदि कोई कहे लानोस तो लानोस का मतलब क्या है, देखना जरा। लानोस का मतलब हम निकालते हैं यहाँ से लानोस, और लानोस का मतलब निकालते हैं क्या, समझना जरा। ला मतलब लंबी, नोस मतलब नोस। तो लंबी नोस जिसकी हो तो लंबी नोस कहाँ मिलेगी, यहाँ आओ, कोलंबिया। ध्यान करो, हमने आपको कहा था कोलंबिया।
तो कोलंबी, लंबी, ये लंबी मिला लो यहाँ और यहाँ लंबी नोस मिला लो, तो किसकी नाक लंबी, बोल कोलंबिया। तो आपको लानोस का किससे कनेक्ट करना है, कोलंबिया से, कि आपका लानोस जो है, लानोस का मतलब जो ला से मतलब लंबी, नोस मतलब नाक, और यहाँ हमने क्या ली, लंबी, कहाँ मिली आपकी, कोलंबिया। तो कोलंबिया में क्या मिला आपका, लानोस। फिर इसके बाद यदि कहें तो अगला आता है आपका सवाना। इसके बाद आपका क्या आता है, आपका सवाना। अरे अभी पढ़ाते हैं, इस कोलंबिया को आपको हमने लिखाया है वेनेजुला, ठीक है। तो वेनेजुला में भी, वेनेजुला भी कहा जाता है, उसी एक द्वीप पड़ता है वहाँ कोलंबिया, तो उस द्वीप के पढ़ने के कारण पेपर में कई बार ये कोलंबिया पूछा गया है। वेनेजुला हो या कोलंबिया हो, दोनों ऑप्शन सही हैं, बिल्कुल निश्चिंत रहें आप। कोलंबिया, जो हमने जितने भी नाम लिखाए हैं इनके दूसरे नाम है, जो स्पेशली इस द्वीप की बात की रहे हैं कि इस द्वीप पर वो पड़ता है। तो कोलंबिया पर लानोस या वेनेजुला हो, दोनों सही हैं। याद करने का तरीका आपको हम बता रहे। सवाना, सब आना मतलब क्या, सब, 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 देखना दो शब्द निकाले, सब आना, सब तो जब ही सभी जगह सब आना, सब तो वहाँ जाएंगे जहाँ सब फ्री हो, और फ्री कहाँ है, अफ्रीका में फ्री मिल रहा है आपको। देखो अफ्रीका में फ्री, ये फ्री शब्द कहाँ मिल रहा है, अफ्रीका। तो सब कहाँ आएंगे, सब कहाँ, सब आना, सब कौन बुलाएगा, अफ्रीका, जिसके पास फ्री होगा। तो अफ्रीका में कौन सा रहेगा आपका, सवाना घास का मैदान। बात समझ में आई कि नहीं। ये तो तरीका हमने याद करने का बताया, आपको इस तरीके से याद ना हो तो अब हम इसके बाद जो चलेंगे मैप पे, एक एक घास का मैदान उठाएंगे और एक एक घास के मैदान की विशेषता आपको समझाएंगे। भाई मैप, इसको आपको हम समझाते चलेंगे। टाइम कितना हुआ, 45 हो गए, तो उसको रहने दो, हम इसको कल कवर करा लेंगे, ठीक है, ठीक है।